डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक ले रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में, दैट इज़ पहले हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ले लेंगे और उसके बाद इंटरफेरेंस। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा प्रिंसिपल पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक, उसके बाद इंटरफेरेंस। ओके नाउ, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख के रखी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके, when two or more waves reach simultaneously, word simultaneously, ठीक, at a point, then the net displacement at that point is equal to vector sum of displacements produced by the individual waves। देखिए, सपोज हमारे पास एक वेव है, ठीक है, और दूसरी वेव समझो ऐसे जाके यहां कहीं इंटरफियर कर रही है, ठीक है। तो यहां कहीं एक पॉइंट पे इंटरफियर कर रही है साइमल्टेनियसली। अब जो ये पॉइंट है यहां पर क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगी? इसकी अपनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक, या एम्पलीट्यूड, या इसका अपना होगा, ठीक है। तो ये जो एम्पलीट्यूड दोनों के अलग अलग है, यहां पर क्या होगी इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट? जब ये दोनों इस पे फॉल करेंगे, इट विल बी नॉट सम ऑर्डिनरी सम ऑफ देयर बी द वेक्टर सम ऑफ एम्पलीट्यूड्स, ओके, और डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, सो वी विल राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर पहले का डिस्प्लेसमेंट y है, पहली वेव का, दूसरी वेव का y2, तीसरी वेव का y3 डैश डैश, हमारे पास n वेव्स जो सुपर इम्पोज एक पॉइंट पे हो रही है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये हो गया इनका वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर ये सारी वेव्स वहां फॉल करे साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पे जिनका एम्पलीट्यूड ये डिस्प्लेसमेंट y1 y2 y3 वेक्टर है, ठीक, तो सम होगा वेक्टर सम y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन प्लस yn। ये होगा उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वहां, ठीक। और y इज इक्वल टू समेशन अपॉन i रनिंग फ्रॉम 1 to n y i, ठीक है। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ओके। तो ये ऑर्डिनरी सम नहीं होता है, ये वेक्टर सम होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज इंटरफेरेंस। अगर हमारे पास लेट अस से दो वेव्स हैं, ठीक, एक ये है और ये है, दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन और नियरली सेम डायरेक्शन। इनकी इनिशियल फेज डिफरेंस डेल्टा 0 है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है इनिशियली इनमें, ठीक, और इनकी फ्रीक्वेंसी इज सेम। तो इनको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक। तो जब ये कहीं जाके इंटरफियर करेंगी, इनकी एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी, और वी से दैट इंटरफेरेंस हैज टेकन प्लेस। दैट मीन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अगर इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी I2 है, जब ये फॉल होगी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी इसके सम से, या कभी जो रिजल्ट इंटेंसिटी इनके सम से कम भी हो सकती है। इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। दो सोर्सेज क्या होने चाहिए? कोहेरेंट, और एनर्जी क्या होती है? रीडिस्ट्रीब्यूट। रीडिस्ट्रीब्यूट मिसाल मैं समझाऊंगा आपके पास। सपोज हमारे पास 4 स्टूडेंट्स है, सबके पास मिसाल के तौर पर 50 रुपीज है, इसके पास भी 50 50 50 50, टोटल कितने हुए? 200, यानी टोटल समझो ये एनर्जी है, इनके पास 200 है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गई, इसके 50 रुपये इसको दे दिए तो 100 आ गया इसके पास, इसके 50 इसको दे दिए तो ये 100 हो गया, टोटल अगेन 200। लेकिन जो पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दैट मीन्स देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी अमंग द स्टूडेंट्स। यही होता है इनमें इंटरफेरेंस में, देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कहीं पर ज्यादा एनर्जी आएगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कहीं कम, यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक। तो प्रोवाइड द सोर्सेज आर
कोहेरेंट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैथमेटिकल एनालिसिस की करेंगे। अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। सपोज हमारे पास एक वेव है जिसकी डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ठीक है। while omega is its frequency, a1 is its amplitude, k is the wave constant, that is k किसके बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो दूसरी वेव हमारे पास है a2 जिसका एम्पलीट्यूड a2 है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। What is phi? Phi is the phase difference introduced between the two waves. कैसे? वो जब अगर एक वेव यहाँ से जा रही है और दूसरी वेव यहाँ से, तो अगर ये x है, ये x प्लस डेल्टा x है, because of the path difference between the two, there will be a phase difference of phi. Okay, or delta phi you can write it. Okay, let us say delta phi. And what is the relation between path difference and phase difference? लिखिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है पाथ लैम्डा, तो फेज कितना है 2 पाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 0, ये 2 पाई। सो व्हेन अगर दो व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज लैम्डा, देन तब फेज डिफरेंस कितनी होगी? अगर इतनी डिफरेंस है दो वेव्स में जो चलती है यहाँ या कहीं भी, तो फेज डिफरेंस क्या होगी? देन फेज डिफरेंस होगी 2 पाई। देन फेज डिफरेंस पी डी इज इक्वल टू 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस, इफ पाथ डिफरेंस पी डी इज 1 यूनिटी, देन फेज डिफरेंस पी डी, पाथ डिफरेंस इसको लिखो पी टी, इसको लिखो पी डी, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। सो फॉर पाथ डिफरेंस पी टी, पाथ डिफरेंस ऑफ डेल्टा एक्स, अगर इन दो में दरम्यान जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया डेल्टा एक्स है, देन पाथ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक। तो इससे हमें पता चला जो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा फाई इज इक्वल टू ये किसके बराबर होता है? के, वेव नंबर के डेल्टा एक्स, ठीक है। और डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हो यहाँ से, तो ये रिलेशन है या ये रिलेशन है बिटवीन पाथ एंड फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने यही लिखा। नाउ व्हेन दे सुपरइम्पोज यानी इंटरफियर एट पॉइंट पी, जब साइमल्टेनियसली उस पर वहाँ सुपरइम्पोज हो जाती है, सो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाई विल बी वेक्टर सम ऑफ और सम ऑफ दीज टू। तो यहाँ पर हम ये वैल्यूज दे देंगे, y विल बी इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी। देखिए फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखी है, ठीक है ना, और इनिशियल फेज डिफरेंस कोई नहीं, फेज डिफरेंस इस वजह से आती है बिकॉज ऑफ देयर पाथ डिफरेंस, माइनस के एक्स प्लस डेल्टा फाई। इसको हम ऐसे करेंगे और इसको ऐसे, ठीक है। दिस इज माइनस, तो चूंकि माइनस है यहाँ पर तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ अब इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी वो किसके बराबर होता है? साइन ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहां लगा देंगे, so y will be equal to a1 sin omega t minus kx प्लस a2 से भी मल्टीप्लाई, सो साइन a, सो a हमने ये रखा है, ठीक। सो साइन ऑफ a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस डेल्टा एक्स माइनस, ये मैं रब करता हूं यहां पर, ठीक, माइनस कॉस ए साइन बी, सो माइनस a2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे साथ कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन डेल्टा फाई,
ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए ये और ये इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो जब एक कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा y विल बी इक्वल टू a1 यहाँ बचेगा और यहाँ पर a2 cos फाई प्लस a2 cos डेल्टा फाई, ठीक है, इनटू क्या बचेगा, ये जो कॉमन निकाला साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब रहा ये माइनस, इसको ये पहले लिखेंगे a2 साइन डेल्टा फाई, ये बाद में लिखेंगे कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखिए A1 जो एम्पलीट्यूड है इनिशियल वेव का वो भी पता है हमें, पहली वेव का इसका भी एम्पलीट्यूड पता है, पाथ फेज डिफरेंस भी पता है बिकॉज हमें पाथ डिफरेंस ऑलरेडी पता है, सो दीज आर नोन, ठीक। तो हम इसको पुट करेंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए, पुट A cos थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 cos ऑफ डेल्टा फाई एंड A साइन फाई A साइन थीटा इज इक्वल टू ये A2 साइन डेल्टा फाई, ठीक है। इसको 1 लिखो आप, इसको 2 लिखो। तो जब हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये यहाँ पर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बदले में लिखेंगे इसको, मिसाल ये 2 लिखो, 3 लिखो, इसको 1 लिखेंगे, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट करो, सो y विल बी इक्वल टू, इसके बदले में क्या लिखेंगे ये, ठीक, a cos ऑफ थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके बदले में क्या लिखेंगे ये माइनस a साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब देखिए ये a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, कॉस ऑफ थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये आएगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेव, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, वो भी सिंपल हार्मोनिक वेव ही है। देखिए सेम स्ट्रक्चर है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, थीटा नोन है हमें, वो यहाँ से हमें पता है क्योंकि A1 A2 और फाई हमें नोन है, उसका मतलब A कॉस थीटा हमें नोन है या A साइन थीटा भी हमें नोन है, तो थीटा हमें नोन है। तो ये हो गई रिजल्टेंट वेव इज ऑल्सो हार्मोनिक वेव, ओके। अब जो यहाँ पर हमने किया था ये एम्पलीट्यूड को, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ढूंढने के लिए वी स्क्वायर दिस 2 एंड ऐड, स्क्वायरिंग 2 एंड 3, यहाँ पर लिखूंगा मैं स्क्वायरिंग 2 एंड 3 एंड एडिंग। तो स्क्वायरिंग और एडिंग हम कर रहे थे, तो जब स्क्वायर इसको करेंगे तो इन दो को ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 A1 स्क्वायर प्लस A2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या आएगा प्लस, क्योंकि ऐड करना है इसके साथ, A2 साइन ए स्क्वायर साइन, ये स्क्वायर आएगा यहाँ डेल्टा फाई। अब ये और ये यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ये यहाँ से कॉमन ये निकालेंगे, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा फाई दैट विल बी 1। सो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, ठीक है। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकला। तो ये बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स की तरह है, तो यहाँ ये आएगा, ठीक है। सो ये पैरेललोग्राम की तरह है। नाउ ऑल्सो वी नो दैट जो इंटेंसिटी होती है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ तक ये कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये मैं यहाँ पर फिर आगे बढ़ता हूँ। तो अगर हम इक्वेशन दिस लेट अस से दिस इज इक्वेशन 4,
ठीक है, इसको इक्वेशन 4 पहले ये करते हैं हम, ठीक है ना। सो आई intensity is always proportional to square of amplitude. We can write it k amplitude square where k is constant. So पहली वेव का इंटेंसिटी क्या होगी I1, that will be k A1 square क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड A1 है। दूसरी का I2 will be k A2 square। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने आया है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A, ठीक है ना, वो अंडर रूट होगा इसका। सो रिजल्टेंट IR इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू k A square, ठीक है। तो वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय k, व्हाट इक्वेशन 4, सो व्हाट विल गेट k A square प्लस इज इक्वल टू k A1 square प्लस k A2 square प्लस k into 2A1 A2 cos of डेल्टा फाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k A square इज इक्वल टू k A1 square प्लस k A2 square प्लस k, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 रूट k A square k A1 square रूट k A2 square। तो ये फिर से वही रहेगा, क्यों, k अंडर रूट इंटू k अंडर रूट, वो बनेगा k A1 स्क्वायर, ये इसका रूट, तो ये फिर से यही होगा। तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या आएगा I रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR, ये बनेगा I1 प्लस I2 प्लस ये k यहाँ काटना क्योंकि ये अंदर में लिया, प्लस 2 ये बनेगा आपका अंडर रूट I1 प्लस इंटू अंडर रूट I2, या हम दोनों इसको ऐसे लिखेंगे cos ऑफ डेल्टा, ठीक है, ओके। सो IR इज इक्वल टू दिस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। अब हम कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस निकालेंगे, ठीक। तो अभी हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालने से पहले जो हमने इक्वेशंस अब तक की हैं उनको हम पहले लिखेंगे। एक हमने पहले की जो वेव थी y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx। एक वेव थी, दूसरी क्या थी, y2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx माइनस k डेल्टा x, या हमने इसको लिया था यहाँ पर डेल्टा फाई, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन, इन दो की रिजल्टेंट क्या निकली थी हमें, और जो इनका रिजल्टेंट निकला था y, इन दो का रिजल्टेंट वो निकला था a साइन ओमेगा टी माइनस kx माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। और हमें अभी निकला एम्पलीट्यूड a किसके बराबर, a स्क्वायर किसके बराबर निकला था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। कभी हम फाई भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जो यहाँ इंटेंसिटी इसकी निकली थी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, इक्वेशंस निकली थी। अब देखिए, अगर इंटेंसिटी इसकी I1 है, इसकी I2 है, तो अगर ये सीधे सम होते तो हमें क्या रिजल्टेंट निकला चाहिए था I प्लस I2, इसको IR भी लिख सकते हो आप, ठीक है, I1 प्लस I2। लेकिन यहाँ ये टर्म है एक्स्ट्रा, या एम्पलीट्यूड स्क्वायर में ये टर्म एक्स्ट्रा है। ये क्यों एक्स्ट्रा है इसमें, ये ऑर्डिनरली ऐड नहीं हुए, यहाँ पर ये दिस इज, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। इस वजह से जो है वो एनर्जी जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो ये जो IR मैक्सिमम कब होगा, जब इस कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू मैक्सिमम हो, तो तब क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएंगी और इनमें ये फैक्टर ऐड हो जाएगा। और अगर ये मिनिमम हो, कम हो, तो कब होगी, जब कॉस फाई मिनिमम होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये चेंज नहीं हो जाएंगी। कॉस डेल्टा फाई मिनिमम हो, मिनिमम वैल्यू उसका -1 है।
तो उस वक्त डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है, और जब मैक्सिमम होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाती है, वहाँ एड इंटेंसिटीज होती है. सो फॉर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, ये जो कॉस ऑफ डेल्टा फाई इट शुड बी मैक्सिमम. तो कॉस ऑफ डेल्टा फाई का कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, व्हेन कॉस डेल्टा फाई किसके बराबर हो, इज इक्वल टू 1. या उसका मतलब है कि जो डेल्टा फाई, या सिंपली फाई भी लिख सकते हो आप, कितना कब होता है 1, या तो 0 हो फेज एंगल, या 2 पाई हो, या 4 पाई हो, तब आता है ये 1. 0 पे भी, 2 पाई पे, 4 पे, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स है. तो जनरल अगर हम लिखेंगे, जो फेज डिफरेंस होनी चाहिए, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, या सिंपली आप फाई लिख सकते हो, वो क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2n पाई. तो n क्या है हमारा, n हमारा होगा 0 1 2 डैश डैश. 0 आप करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो डेल्टा फाई 0. जब 1 करेंगे n को तो 2 1 जा 2 होगा 2 पाई. इसी तरह से 2 करेंगे 2 2 जा 4 पाई, इसी तरह से आता है. तो in order that this constructive interference टेक प्लेस, यानी रीअनफोर्स हो जाए, वहां ज्यादा एनर्जी आ जाए, तो हमें फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई. इवन हो गया ना, 2n मींस इवन मल्टीपल ऑफ पाई. इसी को हम फेज डिफरेंस में भी चेंज करेंगे. जो मैंने आपको दिखाया पहले, फेज डिफरेंस की रिलेशन क्या थी बिटवीन फेज डिफरेंस एंड ये था ऐसे के डेल्टा एक्स. पावर डिफरेंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक, ये पावर डिफरेंस है, तो के, तो इसको आप दे दो, फेज डिफरेंस क्या है, 2n पाई. के कितना है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. तो पाई एंड पाई विल कैंसल, 2 एंड 2 विल कैंसल, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर निकलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एन लैम्डा. सो चाहे आप फेज में लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन, या पाथ डिफरेंस में, तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा. यानी अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो पाथ डिफरेंस को इंटेग्रल मल्टीपल होना है, यानी n क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो या तो कोई फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस ना हो, या लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो वो उसमें वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. चूंकि यहां हमने इवन में लिखा है, इसको अगर उस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो. ठीक, तो यहां क्या हो गया, ये इवन. ठीक, हम ऐसे भी लिख सकते हैं. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस इफ पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ लैम्डा बाई 2. तो इस कंडीशन को ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि हमने इसको इवन यहां लिखा, तो बेटर इज टू इसको ऐसे रखो याद. इन ऑर्डर दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक प्लेस, देयर पाथ डिफरेंस शुड बी इवन मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हम अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ये ले लेंगे. ओके, फॉर कंडीशंस, नेक्स्ट कंडीशंस for destructive interference. सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसे मैंने पहले बताया, तो ये जो है इसमें माइनस होना चाहिए, कम एंड ओरिजिनल से I1 प्लस I2 से इंटेंसिटी कम होनी चाहिए. तो वो कैसे होगा, cos फाई 0 नहीं, मिनिमम 0 नहीं होता है, -1, क्योंकि cos फाई का वैल्यू होता है -1 थ्रू 0 to 1, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू. ठीक, तो 0 नहीं, ये गलती नहीं करना. ठीक,
So in order that destructive interference to take place, this cos delta phi must be minimum. So that is जो cos of डेल्टा फाई इज मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट फाई -1 कब होता है कॉस, या तो होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इसी तरह से। तो डेल्टा फाई क्या होना चाहिए डेल्टा फाई या तो होना चाहिए पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं फाइव, क्योंकि ऑड नंबर कैसे लिखते हैं 2n-1 या 2n+1, सो 2n-1 pi. So in order that destructive interference take place, the phase difference must be what? Odd multiple of pi. पाई का ऑड मल्टीपल। अगर इसी को फेज डिफरेंस में पावर डिफरेंस में चेंज करेंगे, अभी हमने देखा पावर डिफरेंस किसके बराबर होती है, अभी जो आपने देखा डेल्टा एक्स, ये भी रिलेशन फिर से लिखता हूं, डेल्टा फाई रिलेशन बिटवीन पाथ एंड फेज डिफरेंस, दैट इज के, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा फाई अभी हमने कितना देखा 2n-1 पाई 2 pi by lambda delta x. So pi and pi will cancel out. So 2n-1 lambda by 2 is equal to delta x. So in order that destructive interference take place, power difference must be odd multiple of half the wavelength. Odd multiple of half the wavelength. यहाँ पर क्या है wavelength, ठीक है ना, पाई। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, या अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आप इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो आप इंटीग्रल मल्टीपल, तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर n 0 नहीं, n यहाँ 1 से स्टार्ट होता है, n 1 2 3 यहाँ पर ऐसे। सो इन ऑर्डर दैट destructive interference take place, phase difference should be odd multiple of pi, or it should be odd multiple of half the wavelength. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो एम्पलीट्यूड है ए स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, दैट इज कॉस डेल्टा फाई मस्ट बी इक्वल टू 1। तो अगर यहां पर वैल्यू देंगे तो ये बनेगा ए मैक्स होल स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। तो A मैक्स किसके बराबर निकलेगा, ये देखिए A1 प्लस A2 प्लस दिस, सो इट विल बी A1 प्लस A2, ठीक है ना। तो ऐड हो जाएंगी मैक्सिमम में, अगर जहां पर दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। ऑल्सो ए मिन, तो मिनिमम कब होगा, जब कॉस फाई का वैल्यू, कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू -1। तो जब ये -1 होगा तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा, पहले मैं ये लिखूंगा यहाँ पर, तो ए मिन स्क्वायर विल बी इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये -1 तो -2A1 A2, तो ए मिन किसके बराबर निकलेगा A1 माइनस A2, ठीक है। तो also we know that intensity is proportional to square of amplitude. तो I max, maximum intensity will be equal to K is the constant, amplitude तब क्या होता है A1 plus A2 स्क्वायर, तो ऐसे आएगा, ठीक। तो A min, I min, minimum intensity will be K, तब क्या होगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, या आप इसको A2 माइनस A1 भी लिख सकते हो, ठीक। इसको अगर डिवाइड करेंगे I max बाई I min, तो K कैंसल होगा, A1 प्लस A2, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर,
ratio of the maximum to minimum intensity A1 plus A2 by A1 minus A2 whole square. Okay. अब if A1 is equal to A2, अगर दोनों एम्पलीट्यूड दोनों वेव सेम होंगी, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड सेम होगा, तब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट इज लेट अस से दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है. सो इट विल बी ए मैक्स विल बी इक्वल टू ए प्लस ए, दैट इज 2a. ए मिन क्या हो जाएगा, ए मिन ये होगा आपका a माइनस ए, दैट विल बी 0. तो जो मैक्सिमम यहाँ जहाँ पर होगा इंटरफेरेंस, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा 2a. दोनों इंटेंसिटीज ऐड हो जाएंगी, दैट विल बी टोटली ब्राइट. और अगर दो सेम वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम हो इंटरफियर करें, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, तो वहाँ कंप्लीटली डार्क, क्योंकि इंटेंसिटी वहाँ 0 होगा. तो आपको क्या होगा, वहाँ पर जहाँ ब्राइट होगा कंप्लीटली ब्राइट होगा, और जो डार्क होगा कंप्लीटली डार्क फ्रिंज होगा, ठीक है ना. ये यहाँ से मतलब पता चला हमें. दूसरा यहाँ पर मैं और दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये साफ करता हूँ इधर. अगर हमारे पास ये एक स्लिट है, ये दूसरा स्लिट है, वेव्स यहाँ से जा रही है, ठीक है ना, तो इंटरफेयर आगे होके जा रही है. इसकी विड्थ W1 है और इसकी विड्थ W2 है, ठीक है. सेम वेव्स जा रही है, उनका एम्पलीट्यूड सेम है. तो जो यहाँ से इंटेंसिटी जाएगी, अगर मैं यहाँ इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ तो ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी, अगर कम करता हूँ तो कम इंटेंसिटी ऑफ लाइट वहाँ से जाएगी. सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट will be proportional to the width of the slit or the opening, ठीक है. और I is equal to KW, where K1 is the constant, KW, let us say W. Okay. Now therefore अगर यहाँ से पहली वेव निकलती जिसकी इंटेंसिटी I1 हो, so I1 will be proportional will be equal to KW1, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो यहाँ से जा रही है वो ये होगी, ठीक है ना, I1 proportional to the width of this slit. Similarly अगर यहाँ से I2 इंटेंसिटी आ रही है लाइट की, तो वो क्या होगा, KW2, ठीक है. अगर इन दो को हम डिवाइड करें तो हमें क्या आएगा, I1 by I2, I1 by I2 will be equal to W1 by W2. I1 अभी आपने निकाला था. Now I1 is equal to K A1 square, I2 is equal to K A2 square, A1 square A2 square. तो यहाँ अगर देंगे हम, तो यहाँ क्या निकलेगा, A1 square by A2 square. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, that will be W1 by. So this is the relation between the width of the slit and this and the amplitude of the wave. Okay, ये इंटेंसिटीज के दरमियान है. Okay.